पाकिस्तान का 78वां जश्न आज़ादी, मुल्क भर में जश्न का समा, हर तरफ सरसब्ज परचमों की बहार, जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी। आज दिन का आगाज इस्लामाबाद में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। यौम आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की तकारीब। मज़ार कायद पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबन 91 कैडेट्स ने मज़ार कायद पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब में पंजाब रेंजर्स के चाको चौबन दस्ते ने पाकिस्तान आर्मी को चार्ज दे दिया। मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। जश्न आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी की मुनासबत से इस्लामाबाद जिना ग्राउंड में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। आला अस्करी क़यादत, वफ़ाक़ी वज़रा, दोस्त ममालिक के सफ़रा, अरकान असम्बली और दीगर की भी शिरकत। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने परेड का मुजाहरा किया और सलामी दी। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया, करतब दिखाए। यौम आज़ादी का जश्न, सिंध हुकूमत की जानिब से नेशनल स्टेडियम कराची में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, सज्जाद अली, हदीका कयानी, तुफैल संजानी और दीगर ने शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन समेत सियासी, समाजी और सकाफती शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक। सालगिरह का केक काटा गया। कॉन्सर्ट के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान रंगो नूर में नहा गया। और कराची से खैबर तक सब जिलाली परचमों की बहार, बच्चे बड़े सभी हैं आज़ादी का जश्न शान शान तरीके से मनाने के लिए तैयार। शहर शहर रैलियां, तकरीबात, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश खरोश। मुल्क भर में आवाम जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। आज का सूरज उम्मीदों के साथ तुलू हुआ है। इसकी किरणों में धनक है, रमक है और जिन फिजाओं में ये तुलू हुआ है उसमें खनक है। खुशहाली की सुबह मुबारक, आज़ादी की सुबह मुबारक, लेकिन मत भूलें उन तारीक रातों को जिनमें हमारे आबा ने ये फैसला किया कि अब कोई चारा नहीं, दो कौमों का इकट्ठे रहने में गुजारा नहीं। रहेंगे तो अपने वतन में, बसेंगे तो अपने चमन में, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। जो सुबह आप और मैं देख रहे हैं, इस सुबह की खातिर यूपी, सीपी, कलकत्ता, पंजाब के लाखों परवानों ने बेसरो सामानी के आलम में हिजरत का फैसला किया। क्या वो नहीं जानते थे कि ये फैसला आग का दरिया है जिसे पार करना है? क्या वो ये नहीं जानते थे कि निहत्ते काफिलों पे गासिब वहशी टोले हल्ला बोल देंगे? क्या वो नहीं जानते थे कि माओं बहनों की रिदाएं चाक की जाएंगी? नौजवानों के मौत के घाट उतार दिया जाएगा। किसी का बाप खानवादे से बिछड़ गया, किसी बहन से उसका भाई छिन गया। कहीं पूरे खानदान ट्रेन के डब्बे में काट दिए गए तो कहीं पूरे कुंबे का बस एक ही फर्द बचा। ये सब होगा वो जानते थे, लेकिन यूं ही तो मुफक्किर पाकिस्तान ने नहीं कहा था ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लब बाम अभी। आज उन आबा की कुर्बानियों को याद करने का दिन जिन्होंने अलग वतन की खातिर हिजरत की। आज उन जर्री जवानों की शहादतों को याद करने का दिन जिन्होंने दुश्मन के हर इरादे हर बार नेस्तो नाबूद किए। आज का दिन है खुशी मनाने का। आप सबको यौम आज़ादी पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक। और इसी के साथ आपको लिए चलते हैं आज के स्पेशल नगमे की जानिब। तो इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर आगले वशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं सादिया साहब। हम सबकी तरफ से आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ास तौर पे सादिया, जब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इस बार ये जश्न आज़ादी डिफरेंट है, किस तरीके से इस बार ज़्यादा जुबिलेंट तरीके से इसको रिफ्रेश्ड है, खुशी जो कुर्बानियाँ हमारे आबा और अजदाद ने दी हैं उसकी खुशियों की हमने रिफ्रेश किया है। और उसकी वजह यह है कि आज़ादी का एक दफ़ा फिर से हमें अंदाज़ा हुआ है कि वो हमारे लिए वो और जो आप बात कर रही थी, वैसे तो हम दुआ करते हैं कि हमारी नस्लें क्या, इस दुनिया की कोई भी नस्ल जंग ना देखे, लेकिन अगर मुसल्लत की जाए एक अमन पसंद कौम पे तो उसका जवाब फिर जैसे दिया जाता है पूरी दुनिया उसकी मुतरफ हो चुकी है। तो पाकिस्तान को दुश्मन के सामने एक अजीम फतह मिली, भारत को ये घमंड था मगर हमने इसका गुरूर मट्टी में
मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी और मार्का हक में फ़तह पर तकरीब से ये खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की जहरियत के सामने फील्ड मार्शल समेत दीगर बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे। वाज़े हो गया कि हम दुश्मन को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमान की तश्कील का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को आज़ादी के 78 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद भी पेश की। हमने इस जश्न आज़ादी को मार्का हक का नाम दिया है। किस तरह भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्ज़ाम की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला किया, उसे ये घुमंड था पाकिस्तान को खुदा ना करे ज़ेर कर लेगा। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसका सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुश्त पर सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे, जिन्होंने भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। 78 साल मुकम्मल होने पर मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। तो मुल्क भर में जश्न का समा है और इस मौके पे ये जश्न इस बार इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत है कि इस बार हमने जो किया है पूरी दुनिया उसकी मुअतरफ़ है। तो इसी सब पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़िया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस नॉट ओनली ऑन कंप्लीटिंग द 78 ईयर्स, लेकिन अगले 78 और उससे भी आगे अगले 78 सालों में आने वाले जितने भी साल हैं उसमें हमने ये अब साबित कर दिया है कि कोई भी मैली आंख से, और आई मीन कोई भी मैली आंख से देखेगा तो हम अपनी आज़ादी का दिफा करना भरपूर तरीके से जानते हैं। यहाँ बहुत शुक्रिया। आप दोनों को भी 78वां यौम आज़ादी मुबारक हो। और पाकिस्तान ने यकीनन हमने साबित किया है, और जो पिछले 3 महीने थे ख़ास तौर पर मार्का हक और बुनियाद मरसूस ने, हम कह सकते हैं वी हैव चेंज और रीशेप कर दिया है दी डायनेमिक्स इन साउथ एशिया इंडियन ओशन रीजन में। एब्सोल्युटली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमें ऑब्वियसली ये खुशी हो रही है, सबको इस बात की खुशी महसूस हो रही है कि जिस तरह से आज का यौम आज़ादी हमें डिफरेंट फील हो रहा है, और उसकी वजह ऑब्वियसली बुनियाद मरसूस है, मार्का हक है। लेकिन ये हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है, और ख़ास तौर पर ये जो जनरेशन है, कुछ देर पहले हम एक तकरीब देख रहे थे और मुझे ये महसूस हो रहा था कि इन बच्चों के लिए ये बहुत मुख्तलिफ है। ये पूरा एक्सपीरियंस उनके लिए, आई मीन किताबों में पढ़ने के बाद और उसको देखना, ये उनके लिए बहुत, उनका कॉन्फिडेंस ही अलग है पाकिस्तान पर अब। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा, कल आई अटेंडेड ये जो इस्लामाबाद में इवेंट हुआ, और वहाँ पे जो जोश और वलवला मैंने देखा है, इट वाज अनबिलीवेबल किस्म का था। जिस तरह लोगों में जज्बा था, जिस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और स्पेशली जब ट्रुप्स मार्च इन हुए हैं, आपके F-16 ने वहाँ से ऊपर से उड़े हैं, तो इट वाज समथिंग यूनिक और अमेजिंग था। सो वो जो इस मार्के हक ने और बुनियाद मरसूस ने यंगस्टर्स को एक उनको रियलाइजेशन दी है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या है, और पाकिस्तान के लिए हमारे असलाफ ने, आबा व अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। ख़ास तौर पर बाबाए कौम ने या तहरीक आज़ादी के वो तमाम लीडर्स थे जिनकी अनथक मेहनत से उन्होंने कौम को मुत्तहिद किया एंड सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान हासिल किया। आज ये हम रियलाइज़ करते हैं कि इंडिया में देखें 20 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ उनकी क्या हालत है, जिस तरीके से उनको थर्ड रेटेड सिटीजन है, दलित से भी नीचे उनको ट्रीट किया जाता है। तो हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज़ाद मुल्क में हमने अपनी आँख खोली है, तो यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज आपको मिल रही है। तो हमें शुक्र अदा करके पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना के साथ खड़ा होना चाहिए। एब्सोल्युटली। ब्रिगेडियर साहब, जिस वक्त यू आर ऑन ड्यूटी और आपने मुख्तलिफ जगहों पे यू हैव परफॉर्म योर ड्यूटी ऑन डिफरेंट रैंक्स,
मैं इस मौके पे ये पूछना चाहूँगा कि हम सबके जज्बात बड़े जो है वो हम वी आर ऑल एक्साइटेड ऑन दिस ऑगस्ट डे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल सोल्जर जब 14 अगस्त आता है क्या जज्बात होते हैं उस सिपाही के जो ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना सुबह ना शाम, ना गर्मी ना धूप, ना सर्दी ना बारिश, ना सियाचिन देखता है और ना ही थरपारकर की गर्मी देखता है। क्या जज्बात होते हैं एक सोल्जर के इस दिन की मुनासबत से? हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक तो जज्बा है और एक जो हमारे ईमान है, ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह का जो हमारा नारा है, एक तो वो बेसिक चीज़ है जो हमारे ईमान का हिस्सा है। और इसके अलावा देखें कि आपकी प्रोफेशनलिज्म होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी लीडरशिप बहुत काउंट करती है इन मुश्किल हालात में, स्पेशली जब आप डिफ़िकल्ट हालात में हो, सियाचिन में बैठे हो, कारगिल की जंग हो रही हो या मार्के हक है, बुनियान मरसूस है, उसमें आपकी लीडरशिप होती है। सो बेसिकली कमांड है, मोटिवेशन होती है। और आप देखें कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से आपके ट्रुप्स हैं, आपके सोल्जर्स हैं, आपके ऑफिसर्स हैं, उन्होंने डिलीवर किया। अब रिसेंटली आप देखें कि अब जो कल जो खबरें आ रही थी, कुलगाम में एक जो सो कॉल्ड ऑपरेशन पिछले 12 दिन से चल रहा है, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स नहीं है, खाना उनको नहीं मिल रहा है, वहाँ पे वो मिट्टी खा रहे हैं। सो वो डिफरेंस आ जाता है जब आपके आती है, जो अब आप में जो एक रिजॉल्व आता है, आपकी लॉजिस्टिक्स होती हैं। देखिए, तमाम चीज़ें काउंट करती हैं, मैटर करती हैं। सो पाकिस्तान अकॉर्डिंगली साबित किया है। और डिफरेंट जब मैं खुद इन हालात में था तो हमने देखा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, और इन सब में एक आपस में बड़ी सिस्टम होती है, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। और अकॉर्डिंगली फिर जब आप अपने ट्रुप्स के साथ 1 to 1 होते हैं तो फिर यही जंग के मौके पर डिलीवर होता है। ब्रिगेडियर साहब, हमने इससे पहले भी जंगें देखी हैं, हमने ये जंग भी देखी है। पाकिस्तान पर हमेशा जंग मुसल्लत की गई है, पाकिस्तान हमेशा अमन का पैगाम देता रहा है, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान हैज़ कम अ लॉन्ग वे कमिंग फ्रॉम अपनी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, और उसके बावजूद ये सारी सिचुएशन अब जो इस वक्त है, और यू नो टेकिंग द चार्ज अगेंस्ट द एनिमी एंड देन प्रूविंग योर सेल्फ राइट। कितना कॉन्फिडेंस, कितना मोराल बुलंद होता है जब खुद फोर्सेस एक ऐसी कामयाबी हासिल करें विद इन द फोर्सेस। क्या माहौल? जी हाँ, देखें, इवन आपने जो फुटेजेस देखी होंगी जिसमें ये फतेह 1 के मिसाइल जो रॉकेट्स फायर हो रहे थे, तो वो जज्बा देखें, वो जो डिटैचमेंट उसके साथ थी, जो अफसर कमांड कर रहा था या ट्रुप्स साथ थे, तो वो आप उसका जज्बा देखें, जिस तरीके से वो नारे लगा रहे थे। और इस तरीके से यही फील्ड में कंडीशन होती है कि एक जिस तरीके से लीडरशिप वहाँ पे काउंट करती है। हम इसीलिए कहते हैं लीडर वो होता है जिसको रास्ते का पता होता है, रास्ता भी दिखाता है और रास्ते की तरफ लेके भी जाता है, तो वो चीज़ें काउंट होती है। और फिर देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि एक आपकी ग्रूमिंग ऐसी होती है, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, फिर आपको एक फोकस भी होते हैं कि आप इन हालात में तैयारी होते हैं। और फिर पाकिस्तान में अच्छी बात ये थी, फील्ड मार्शल के आने के बाद इसमें फर्दर देखें कि वेपन सिस्टम में भी तब्दीली आई और हमने वो सिस्टम इंडिया को मलहूज़ खातिर रखते हुए चीज़ें भी तैयार की थी, जो अंडर एस्टिमेट जिस तरह इंडिया ने इस दफ़ा सो कॉल्ड बुनियान जो संदूर में किया था, लेकिन वो सब चीज़ें उल्टी पड़ गई थी, वो हमारी तैयारी थी। सो देखें कि हम यही कहते हैं जो है आपका स्वेट सेव्स द ब्लड। जब आप तैयारी करते हैं, पीस में तैयारी करते हैं, तो जंग के मौके पे ये चीज़ें आपको मदद करती है। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब आपके वक्त के लिए, एंड एंजॉय दिस। दिस इज़ द डे। आज है खुशी का दिन, आज है विक्ट्री का दिन, आज है सेलिब्रेशन का दिन और आज है आज़ादी का दिन, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि चाहे वो कोई भी मैदान हो, एंड इट्स नॉट जस्ट द वॉर फ्रंट। हम देख रहे हैं सादिया कि सिफारती महाज हो जाए, इकोनॉमिक जो है फ्रंट हो जाए, या अब उसके बाद जो खेल के मैदान है, हर जगह इस बार की आज़ादी इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि हर जगह हम अपने से बड़े दुश्मन, अपने से बड़े हरीफ, अपने से बड़ी इकोनॉमी, अपने से बड़ी स्पोर्टिंग नेशन को हराते आ रहे हैं। और आज के दिन, आज के शो में हम उन तमाम लोगों को भी मदऊ करेंगे जो इनको हराते हुए आए हैं। तो बिल्कुल मुलाकात करवाएंगे उन तमाम मेहमानों से जो हमारे हीरो हैं, आपके हीरो हैं, और ना सिर्फ उनसे मुलाकात करके आपको भी खुशी होगी, हमें भी बहुत खुशी होगी। हम एक ब्रेक लेते हैं सादिया, और लेकिन आज़ादी के जश्न को ब्रेक नहीं लगेगा, हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जश्न आज़ादी मुबारक। एक
मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है यौम आज़ादी स्पेशल। और साथ ही जब हम आज़ादी की बात करते हैं यकीनन सेलिब्रेट करना बनता है, लेकिन उन तमाम तर लोगों को हमें याद रखना चाहिए जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने ख़ास तौर पर हिजरत की। और वो कहते हैं ना कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग है तो उनके पास बैठा करें, उससे बेहतर वक्त कोई नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान बनते देखा। आज जब हम शिकवा गुनाह होते हैं कि जी यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है, तो उनसे पूछें ज़रा कि जिस बेसरो समानी के आलम में ये मुमलिकत खुदादाद बनी और फिर किस तरीके से उस पर मेहनत की गई, उनके तमाम तर जज्बात एक्सपीरियंसेस क्या थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम फैसल, इस वक्त जो हिंदुस्तान में हम माइनॉरिटीज़ का हाल देखते हैं तो भी हमें बार बार और बारहा ये ख्याल आता है कि खुदा का शुक्र है कि हमारे आबाओ अजदाद ने तो वो कुर्बानियाँ दी, वो हिजरत की तकलीफ़ें उन्होंने सही, लेकिन आज आप और हम एक आज़ाद सांस लेते हुए शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का, खुदा का, कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और जहाँ हमारी बतौर सिटीज़न अहमियत है, हमारी ज़िंदगी की एक अहमियत। अच्छा, ऐसे ही आज एक मेहमान हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं जिन्होंने अपने आंखों के सामने पाकिस्तान बनते हुए देखा। इस वक्त पाकिस्तान बन रहा था, उनकी उम्र कोई 9 बरस के लगभग थी। तो अब्दुल कदीर नजफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजफी साहब, सबसे पहले तो यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आप समेत कई ऐसे चेहरे जिनकी बदौलत आज हम सुकून का सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो नजफी साहब ज़रा ये बताइए कि क्या उस वक्त के जज्बात थे, क्या हो रहा था, आपकी उम्र जिस वक्त जितनी थी, कुछ तो आपको याद होंगी चीज़ें, तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल कदीर नजफी है। मैं साबिक प्रिंसिपल हूँ। जब पाकिस्तान बना उस वक़्त मेरी उम्र पौने 15 साल थी। इस वक़्त 93 जा रहा है, उम्र के 93 साल में हूँ। अच्छा, अभी जिस तरह से आपने बताया कि आपकी उम्र 15 साल के लगभग थी, अब आज़ादी की तहरीक में मुसलमानों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, आप भी इस जद्दोजहद का हिस्सा हैं, अपनी यादें हमारे साथ शेयर करें। हमने तो वो एरा लिव नहीं किया है, लेकिन आपकी ज़बानी हम रीलिव करेंगे। जब पाकिस्तान बन रहा था हर तरफ अफरा तफरी थी, क्योंकि हिंदू पूरा जोर लगा रहे थे कि पाकिस्तान न बने और मुसलमान अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि बने। बहरहाल लखू खा मुसलमान जाए। एक शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरकर्दगी में सर धड़ की बाजी लगा रहे थे और ये है कि बड़ी जद्दोजहद थी और बड़ी खुशी भी थी और पक्के पाकिस्तान बन रहा है। तो मैं वो कैफियत नहीं बयान कर सकता कि लोगों की खुशी किस हद तक थी। अब मिसाल के तौर पर जब मैंने लफ्ज़ पाकिस्तान सुना तो यूं लगा कि जैसे मेरा तज़किए नफ्स हो गया। यही कैफियत लखू खा मुसलमानों की थी। वो लफ्ज़ पाकिस्तान पर गौर कर रहे थे। पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह, अच्छे काम करने वाले लोगों की जगह। बेशक। तो गोया कि इस्लामी जोश जज्बा पूरे जोबन पर था। तो यह है कि जब मेरे कानों में ये नारा गूंजता कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस वक़्त मेरे अंदर एक रिकत तारी थी। मेरे अंदर यूँ लगा जैसे एक तफहीर कल्ब हो गई है मेरी। यही कैफियत लखू खा मुसलमानों की थी।
क्योंकि पाकिस्तान का मामला था, पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह, बिल्कुल। इस्लामियों के रहने की जगह, अच्छे इरादे रखने वाले लोगों की जगह। अच्छा नजमी साहब, एक तो आपने वो पूरा माहौल हमें बयान किया, मुझे ये बताइए 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त का दिन क्या हो रहा था, क्या सरगर्मियाँ थी? जब ऐलान हो गया कि पाकिस्तान वजूद में आ गया है तो सबको मालूम उसी वक्त हो गया था, या फिर क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो खैर था ही नहीं, रेडियो था, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक खबर पहुंच रही थी? इस दौरानिए में हिंदू पूरा जोर लगा रहे थे कि पाकिस्तान न बने, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, और मुसलमान जानते थे कि अगर पाकिस्तान न बना तो हमारे लिए ना ख़त्म होने वाला अजाब होगा, इसलिए हर हालत में पाकिस्तान बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अंदर साजिश भी हो रही थी, अंग्रेज और हिंदू आपस में मिले हुए थे, कोशिश थी कि कर्णपात यही रहे, पाकिस्तान न बने। जबकि ये अल्लाह का बंदा मोहम्मद अली जिन्ना और बहुत सारे दुआओं के साथ साथ हर तरह की कुर्बानियाँ दे रहे थे, हर तरह की कोशिशें कर रहे थे कि पाकिस्तान बने। क्योंकि देखिए, जो मशरकी पंजाब से आए थे मुसलमान लुटे पिटे, वो चंद दिन में ये भरी हुई जो ट्रेनें थी मुसलमान मुहाजिरीन की, उनको तहकीक किया सिखों ने बुरी तरह, लेकिन वो चंद दिन का मामला था। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता न बनता तो अजाबन अलीम, यानी ना खत्म होने वाला अजाब बन जाता। हिंदू हमारे साथ वो सलूक करते थे नाम। अब जो कुछ सूरत हाल है हिंदुओं की और मुसलमानों की, मुसलमान अक़लियत में हैं, ईसाई अक़लियत में हैं, तो हिंदू जो हैं वहाँ के, इन सब की हालत बहुत बुरी है, बहुत तकलीफ इनको मिल रही है खुद हिंदू हुकूमत से, तो फिर हमारा क्या हाल होता। तो इसलिए ये पूरी कोशिश की और अल्लाह ताला ने मदद खास की, पाकिस्तान बन गया। चलें, बहुत शुक्रिया नशरी साहब, और आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और हम दुआ करते हैं कि आपका साया हम पे कायम रहे, क्योंकि आप हमारा वो असासा हैं जिन्होंने इस मुल्क को बनते हुए देखा। और आपका शुक्रिया कि आपने वो तासुरात हमारे साथ शेयर किए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब सादिया, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम सबको घूमने फिरने का कितना शौक है, पाकिस्तान में ऐसी अब तो मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि हम दोनों को घूमने फिरने का कितना कोई एक चप्पा भी ऐसा नहीं है कि जो हम कह सकें कि यार नहीं, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता। वो थर का सहरा हो या फिर कोहिस्तान की पट्टी, बलूचिस्तान तो इतना अनडिस्कवर्ड है। खुश नसीब हैं वो जो वहाँ जाते हैं और चारों माची से लेके मकरान कोस्टल और मकरान कोस्टल से लेके सेंट्रल बलूचिस्तान के जो बयाबान हैं उसको डिस्कवर कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तो क्या ही बात है, खैबर पख्तूनख्वा की अपनी एक पहचान है। तो आज हमने बुलाए हैं दो ऐसे मेहमान जिनको आप लोग जो है वो यूट्यूब पे ठीक ठाक देख रहे होते हैं। वो अपनी तमाम तरह अपडेट्स दे रहे होते हैं कि आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। अच्छा, मुझे आई वॉज इन दिस परसेप्शन कि शायद हमारे जो मेहमान हैं गज़ल फ़ारूकी, उनको इंजरी हुई थी वो ठीक हो गई, लेकिन जब मैंने उनको देखा कि उनकी इंजरी ठीक नहीं हुई है तो मैंने उनसे माजरत की कि आई एम सॉरी, मैंने आपको ऐसे बुलाया, बट शी वॉज सो पोलाइट। उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान का दिन है तो इस पर तो आना बनता है। तो गज़ल फ़ारूकी और काजी फ़ारूकी साहब, बेटी और बाप, आज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान की खूबसूरती पूरी दुनिया को दिखाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ल। वालेकुम सलाम। दोनों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और लेडीज़ फर्स्ट,
लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज फर्स्ट, गजल नहीं, उसमें सवाल जेंट्स फर्स्ट। आई लीव यू विद दैट, प्लीज गो ऑन। अच्छा खैर, गज़ल पहले तो ये कि हमने सोचा ये था कि आपसे हम बातें ये करेंगे कि कितना खूबसूरत है ना पाकिस्तान, और आप जब गाड़ी में, मैं तो गाड़ी में ज़्यादा ट्रैवल किया है और मुझे वही इतना अच्छा लगता है, बट यू बीइंग अ बाइकर एंड ट्रैवलिंग, हाउ मेस्मराइजिंग इट, बिकॉज आप उसको और करीब से टच कर सकती हैं, यू नो, यू डोंट हैव द शील्ड ऑफ अ कार अराउंड यू, कहीं भी रुक जाएं, हाँ कहीं ईजी है, यू नो, ईजी भी है और शायद थोड़ा सा डेंजरस भी है उस यू नो उस टेरेन के ऊपर जहाँ पर आप होते हो ज़्यादातर। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें विद पाकिस्तान, लर्निंग अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पाकिस्तान, आई वुड स्टार्ट के पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री और बहुत ही अंडररेटेड है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगहें हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। पाकिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अभी भी हम बताएं, आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2020 बाइक पे बाबा के साथ। पहले मैंने एज अ पिलियन ज्वाइन किया था एंड देन आई स्टार्टेड राइडिंग इन 2021 ऑन माई ओन। तो तब से लेकर अब तक मैं कहूँगी अभी तक हम पूरा पाकिस्तान नहीं देख पाए। 4 साल में भी अभी भी हम लोग जो है जगहें बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस में बोलूँगी लोगों को लेकर, वहाँ के डिफरेंट फूड, कल्चर, ट्रेडिशन, सब चीज़ों को अगर मैं लेके बोलूँ तो बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। और जैसे आपने कहा कि बाइक पे एज़ कम्पेयर टू कार क्या डिफरेंस है, तो वो यही है, ऑफकोर्स आप 360 व्यू आपको मिल रहा होता है, तो वो वाली चीज़ बहुत जो है ना मैटर करती है व्हेन यू आर राइडिंग। और आप एक डिफरेंट किस्म का, मतलब वो आप जो आंखों से मेरे ख्याल में मैं देख तो सकती हूँ लेकिन बयान नहीं कर सकती हूँ, वो वाली चीज़। सर, गजल ने तो 2000 में किया जी, आप कब से ट्रैवल कर रहे हैं? देखिए जी, मर्द की तो मिसाल ऐसी है कि जब तक वो रिटायर्ड नहीं होता तो वो बेचारा अपने काम में लगा रहता है। लेकिन उस ज़माने में भी मैंने ट्रैवल किया, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करता था। रिटायरमेंट के बाद लोगों ने कहा कि भाई आप तो एक्सपीरियंस आदमी, एजुकेशन भी है आपके पास, जॉब कर लें। मैंने कहा पैसे नहीं कमाने, अब आराम करना है और देखना है कि हमारा मुल्क कैसा है। तो मैंने 2019 से राइड शुरू किया और पहला टूर ही मेरा 52 डेज़ का था, जो मेरे बेटे के साथ था ऑन 2 व्हील्स। तो उसमें जहाँ किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे खामोश आबशार से आगे भी कोई जगह है, तो मेरा बेटा बड़ा नाराज़ होता कि बाबा आप जाओ, जो कहता आप हैंडल मोड़ लेते हैं उधर। मैंने कहा बेटे हम तो सैलानी हैं और निकले हैं घूमने फिरने के लिए। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई ईद पे तो इंसान घर होता है, तो हम लौट आए, वरना तो हमारा प्रोग्राम और 1 महीना घूमने का था। जी जी जी, व्हाई नॉट, बिल्कुल। और जैसे मेरी बेटी ने कहा कि 2 व्हील्स तो वहाँ से शुरू होती है जहाँ 4 व्हील्स दम तोड़ देती है, और जो पैदल का अपना मज़ा है आपको अल्लाह ताला ने जो आपकी टांगें दी, जब आप वो हाइक पे या कोई ट्रैक आप कर रहे होते हैं, तो वहाँ फिर वो अल्लामा इकबाल का शेर याद आ जाता है कि हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे, ठहरा हूँ कि 2 आँखों से क्या क्या देखूँ। क्या बात। तो बहुत ही खूबसूरत मुल्क है हमारा। और फिर कंटिन्यू में रहा ट्रैवलिंग में, क्योंकि बेटी के साथ मेरा बॉन्ड ही कुल दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन होता है, वालिद और बेटी का। शायद ये कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है मेरे लिए। तो ये जब कहती हैं आधी रात को 2 बजे कह दें, तो मैं कहता हूँ मैं अभी उठ के जाऊँगा। बेचारा मेरा बेटा कहता है मैं कहूँगा सुबह देखेंगे बेटा। जनाब ये तो खैर भेद चलता ही रहता है, लेकिन आई वोंट कॉल इट अ प्यार मोहब्बत वाला भेद। बट मैंने ये भी तो सुना है ना कि बेटे माओं के कितने प्यारे होते हैं, उनके कितने लाडले बहुत, वो तो माओं के इतने प्यारे होते हैं, कोई भेदभाव नहीं, अच्छा बराबरी हो जाती है उसके आगे। अच्छा गजल, आपने पाकिस्तान का तूरो अर्ज नाप लिया, बट स्टिल 4 साल बाद भी सिचुएशन ऐसी है कि आप कह रही हैं कि मैं वो चीज़ें नहीं देख पाई हूँ। पहले आते हैं उन पे जो देख चुकी हैं, और नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी, लेकिन देखें हर खित्ता ही खूबसूरत है, लेकिन आपकी नज़र में इफ़ यू वांट टू रेट टॉप 5 डेस्टिनेशंस अब तक जो आप गई पाकिस्तान के, वो कौन से होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th? अच्छा जी, आई विल स्टार्ट विद 5th व्हिच इज़ कैलाश। Okay. Because of the traditions, वहाँ का different है बहुत ना, तो that was really intrigued. I was intrigued कि मुझे जानना है उनके बारे में। बाकी then 4th I'll rate चारो मच्छी, that's in Balochistan and it's beautiful place आपने जैसे बताया। और 3rd I would say of course अपना गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा है, लेकिन of course उसका जो KKH है, this is like आपका एक वंडर में से ही आता है। तो वो जो KKH की पूरी रोड है ना, इट्स अमेजिंग राइडिंग ऑन दैट रोड। सेकंड पे आई वुड से
अच्छा बहुत सारी जगहें हैं ना, लेकिन ये है कि शिमशाल बिकॉज इट्स वन ऑफ द टफेस्ट रोड, सेकंड वर्ल्ड जो है डेंजरस रोड से कहा जाता है, तो शिमशाल। अच्छा उसके साथ में फेरी मेडोज, उनके फेरी मेडोज, शमशाल एंड फेरी मेडोज कंबाइंड, दोनों पे किताब मुस्तंसर साहब ने लिखी है और दोनों के कमरे जो हैं वो उशुथांग में असरार साहब ने बनाए हुए हैं। एंड द फर्स्ट नंबर 1 पे आप किसको रेट करेंगी? नंबर 1 पे आई वुड से ब्यूसाइड, आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स माय अल्टीमेट फेवरेट। आपने यहाँ से शुरू किया, जिस टॉप पे आप लेंगे सेकंड हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड। किसी भालू वालू से कोई टाकरा हुआ? बिल्कुल, हम लोग कैंपिंग कर रहे थे लेकिन हम बहुत दूर थे, ठीक है। कैंपिंग में ऐसा होता है ना, जाहिर से खाने पीने की चीज़ें आप रखते हैं, हाँ, तो वो अट्रैक्ट होके आते हैं, स्मेल से अट्रैक्ट जी। तो हमने देखा ज़रूर था, लेकिन जैसे ही हम लोग निकले वो भाग चुका था। तो मतलब हमने देखा था भागता हुआ कोई एक होला सा एक दिख रहा है कि कोई भाग रहा है, लेकिन हमें पता नहीं था। वो भालू था, वो छोटा वाला जो होता है, छोटे वाले भालू, बिल्कुल छोटे बेबी। वो कह तो रही है गोला सा भाग रहा नहीं, वहाँ पे एक और भी मारमोट तो नहीं था? नहीं, मारमोट नहीं, वो तो बहुत छोटे से होते हैं। अच्छा, और यही सवाल अगर मैं सर आपसे करूं कि आपके नज़दीक पाकिस्तान के वो 5 खूबसूरत मकामात कौन से हैं? देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान से अगर मैं शुरू हूँ तो मुझे नलटर बहुत पसंद है। यस, ब्लू लेक। और उसमें ब्लू लेक है, रेनबो लेक है, लेकिन उसमें एक 5वीं लेक है जो वो दूधिया लेक कहलाती है, जो उस पर बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि 2 घंटे की वो तकरीबन ट्रैक है जी। बीच में आपको जो शेपर्ड्स मिलते हैं वो आपको लस्सी और दूध ऑफ़र करते हैं, और हम तो अब इतने यूज्ड टू हो गए उस जगह से कि अब जानने वालों की तरफ तो मैं नाश्ता करने भी नहीं जाता, वो पैसे नहीं लेते। जी हाँ, इतनी उनकी मोहब्बत, बड़ी जेबों में मुश्किल से डालना पड़ते हैं, और फिर उनको मैं अंडा बना के फिर मैंने उनको सिखाया कि हम कैसा ऑमलेट बनाते। लेकिन बहरहाल नलटर के बाद अगर मुझे कोई जगह पसंद आई है तो वो है शाउंटर वैली। शाउंटर आप नीलम से जब निकलते हैं के लाड़न केल के बाद शाउंटर है। बबून वैली इज़ सो ब्यूटीफुल। ये एक ऐसा मकाम है कि बहुत टफ भी है और बहुत खूबसूरत भी है। जितना मुश्किल रास्ता होगा ना उतनी ही खूबसूरती उतनी अनएक्सप्लोर्ड भी होगी, अनपॉपुलेटेड भी होगी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा रास्ता पसंद है वो है नूरी टॉप का, यानी शारदा से आप चलें और आप जलखट पे उतरते हैं, विच इज़ 50 और 54 किलोमीटर्स। 8 घंटे का सफ़र था मेरा और गज़ल का उस पर। माशाल्लाह गिरने में चैम्पियन है, लेकिन अकेले 8-9 दफ़ा गिर जाती हैं क्योंकि इनको पहाड़ी सिलसिले में ज़रा पाँव कम लगते हैं नीचे जी। गिरने में तो हम भी शेर हैं, हम भी गिर जाते हैं, लेकिन हमने ऐसा प्रोटेक्शन लिया हुआ होता है। उसमें जो हमारा गियर होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, हेलमेट अच्छा होता है और उसमें पैडिंग वगैरह लगी होती है जी। ये तो खैर इनका हादसा हो गया जो ये आमने सामने से टकरा गई, वरना तो कोई अल्लाह का करम है, कोई इंजरी वगैरह इनको नहीं हुई। और ये जो खूबसूरत तरीन इलाके हैं उनमें अगर आप जाएँ तो यासीन वैली बहुत खूबसूरत है, उसमें स्पेशली फंडर का जो फंडर है और फंडर से पहले लंगर। मुझे ज़्यादा खूबसूरत लंगर के अगर आप उतर के जाएं और जो आपको जो ग्रासी जो वेटलैंड है वो इतना खूबसूरत है। अभी ब्रेक पे मैं कुछ अपनी भी तस्वीरें दिखाऊंगा सर, जरूर जोश आ गया है। आखिर में गज़ल, हमने मकामात की बात की, लेकिन मुल्क बनता है लोगों से। मैं चाहूँगा पाकिस्तान के लोग कितने वेलकमिंग हैं, चाहे वो सिंध वासी हों कि पंजाब में आप चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा तो बात अलग है, और गिलगित की तो मैं क्या ही कहूँ। प्लीज़ टॉक मी अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, मैं कहती हूँ कि दे आर वेरी वेलकमिंग, ठीक है। और उनमें जो है ना एक मोहब्बत है, मतलब मुझे ऐसा लगता है आप बाहर किसी भी कंट्री में चले जाओगे ना, शायद आपको वो मोहब्बत वहाँ नहीं मिलेगी जहाँ जो आपके पाकिस्तान में आपको मिलती है। और जिस तरीके से वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, एक ये भी चीज़ होती है कि अगर आप अच्छे हैं ना तो आपको लोग भी अच्छे ही मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझे और मेरे बाबा को ना, जब भी हम लोग गए हैं हमें लोग बहुत अच्छे मिले। और जिस तरह से बाबा ने बताया है कि आप जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो वो आपसे इस नहज पे आ जाते हैं कि भाई आप तो ट्रैवलर्स हैं, आप तो हमारा मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम तो आपसे कुछ ले नहीं लेंगे। मतलब उस तरह के बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि और लोग आएँ इस खूबसूरत पाकिस्तान को देखें। तो मतलब वो वाली जो एक चीज़ है ना हमारे लोगों में, मैं कहती हूँ रिस्पेक्ट है वाकई में। एब्सोल्युटली भाई, आप दोनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, और आपके लिए सबसे पहले तो दुआएं हैं कि आप जल्दी से रिकवर हों ताकि हम मज़ीद आपके व्लॉग्स देखें और हम भी ज़रा अपना रखते सफ़र बांधें, भले से 3-4 दिन के लिए। मुझे बताई थी शी हैज़ टू गो फॉर एन इंटरनेशनल टूर, सो वेटिंग अप
up to it. Inshallah. Looking forward कि आप लोगों का वो कैसा रहता है whenever you have recovered fully. But एक दफ़ा फिर से आप दोनों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक, and thank you so much for sharing your happiness with us. ओके जनाब, तो पाकिस्तान की खूबसूरतियाँ आपके पास भी वक्त हो नहीं हो तो निकाल लीजिए, भले से कराची में ही घूम लीजिए, बहुत अच्छी जगहें हैं। कराची से आगे हट्टा झिरक चले जाइए, इस तरफ से कुंडली चले जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है घूमने फिरने के लिए, और बहुत सारे खूबसूरत मजीद गेस्ट हैं आपके हमारे पास आपसे मिलवाने के लिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे इस तरह। कहेंगे एक बार फिर खुश आमदीद और यौम आज़ादी स्पेशल दुनिया बोल है आप देख रहे हैं। और अब जो आप मेरे बीच में ये चमकती ट्रॉफी देख रहे हैं, इससे आप समझ ही गए होंगे कि हमारे बीच कौन से हीरोज़ मौजूद हैं। ऑब्वियसली वी हैव वेरी यंग फुटबॉल हीरोज़ जिन्होंने नॉर्वे कप हमें जिताया। अंडर 15 की टीम हमारे साथ बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल क्लब से मौजूद है, और चंद दिन पहले ही हमने इनकी मेहमान नवाजी की थी जब ये ताज़ा कप जीत कर आए थे, और हमने सोचा कि आज 14 अगस्त है तो क्यों ना इनकी टीम को ट्रॉफी के साथ मधु किया जाए। एंड वी हैव मोर हीरोज़ फ्रॉम द सेम टीम। हमारे साथ समीर अब्बास मौजूद है जो कि टीम कोच हैं, हमारे साथ उनके कैप्टन मौजूद हैं, अब्दुल रशीद मौजूद है जो कि टीम कोच हैं, समीर जो उनके कैप्टन हैं, और फिर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं हु इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस कप जो कि नॉर्वे में खेला गया। और बाबा बख्शी एक दफ़ा फिर से हमारे मेहमान बने। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज के दिन हमें ज्वाइन किया। आज़ादी की जो हैप्पीनेस है वो आपने हमारे साथ शेयर की। तो जनाब पहले तो आपसे आ जाते हैं, कैप्टन साहब को तो हम ज़रा बाद में पूछेंगे, बट कोच साहब when it started obviously ये हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई भी ट्रॉफी, मतलब ये इतना सवाल पूछा जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है 14 अगस्त पर हम ऑलरेडी अपनी सारी यादें ताज़ा कर रहे हैं। हमने क्या क्या अचीव किया है पाकिस्तान के लिए, एफ़र्ट करना, जाना, खेलना। आज के दिन के लिए क्या आपके तासुरात हैं? सबसे पहले तो मैं आप एक चीज़ बताता हूँ कि 14 अगस्त हमारी वो खुशी का दिन होता है जो एक ईद आती है, जो हमें इतनी खुशी होती है। 14 अगस्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, और 14 अगस्त एक ऐसा दिन होता है जो हर बच्चा अपने कौम का लिबास पहन के घूमता है। तो उस मौके पे ये माशाल्लाह बच्चों ने ये जो ट्रॉफ़ी गोल्ड लेके आए हैं नॉर्वे से बेसिकली नॉर्वे में जो यूथ का टूर्नामेंट चलता है अंडर 12 से अंडर 17 तक, तो उसमें इन बच्चों ने अंडर 15 में पार्टिसिपेट किया था। तो ये सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से स्टार्ट है, जो जब फर्स्ट टाइम मैं ब्राज़ील टीम लेके गया था स्ट्रीट चिल्ड्रन की, तो वहाँ पर भी हम 3rd पोजीशन आए थे। तो उससे ये सिलसिला चलता रहा है। तो 10 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज गोल्ड मिला। ज़बरदस्त। अच्छा समीर, मुझे कि कैसा रहा आपका तजुर्बा, कैसा रहा, तैयारी कैसी थी आप लोगों की, और जब गए थे आप लोग, आपने वहाँ पे दीगर टीम्स को भी देखा, जब गए थे लैंड किया, पहला मैच खेला, उस वक्त यकीन था कि जी इस बार कंट्री के लिए जो है वो ट्रॉफी लेके आनी है? और समीर के पैर में बैंडेज भी मैं है। हाँ सो वो भी ये क्या किया है? तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल था, क्योंकि हम 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और 1 महीना लास्ट में हम लोग का कैंप लगा था, तो 2 टाइम हम लोग ट्रेनिंग करते थे। इरादा यही था जीतने का, ये नहीं कि हम वहाँ पहुँच के फिर इरादा किया, इरादा यही कैंप से था कि जीतना है। तो वहाँ जाके अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मैच खेला। फर्स्ट मैच में हम लोग ने तकरीबन ज़्यादा गोलों से जीते, 8 गोल से। तो उसमें से अंदाज़ा हुआ कि हम ये फ़ाइनल जीत सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल जीत गए। उससे पहले वो आपको पता नहीं होता कि दूसरी टीमों की क्या ताकत है, जी, आपका वो पहले बार था ना, इस वजह से। इंजरी कैसे हुई आपको? अब बेहतर है, वो वहीं पे लगा था फाइनल वाले मैच। बेहतर है अब? अच्छा, लेकिन फाइनल कैसा फाइनल हुआ होगा, समझ जाए फिर तगड़ा फाइनल हुआ। एग्जैक्टली, बीइंग द बेस्ट स्कोरर अहमद, 14 गोल करना 11 मैचेस में, 152 टीम्स के बीच में बेस्ट प्लेयर लेकर आना, ये ट्रॉफी आई रियली वांट कि मैं दिखा सकूं। या दिस गोल्डन बूट, ये एक शानदार ट्रॉफी है, मुझे पकड़ के ही बड़ी प्राइड फील हो रहा है इसमें। आई एम श्योर आपको रिसीव हुआ, प्राइड मोमेंट होगा आपके लिए। ये कैसा था? आई मीन ये कॉन्फिडेंस कैसे आया बीइंग अ फॉरवर्ड इतनी सारी टीमों में? या सोचा था ये मुझे हासिल करना है, या इट हैपेंड? सोचा था बिल्कुल मुझे हासिल करना है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल लो, बस मेहनत किया था, बस गोल दे रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा बख्शी समीर मुझे बोल दे रहे थे, पास कर रहे थे, मैं गोल दे रहा था। ये सबसे असिस्ट कर रहे थे, मैं गोल दे रहा था। बस मुझे एक ही मेरा एक वो था कि मैं जीतना है यहाँ से फाइनल, कि जीतना है। 14 साल से कोच भी मेहनत कर रहा है,
थोड़ी हम और मेहनत करें, 100% देवे। बस आज ये पड़ा हुआ है सामने पाकिस्तान। फाइनल में गोल किया? फाइनल में जी हाँ, एक गोल स्कोर किया था फाइनल में। और फाइनल में स्कोर लाइन क्या रहा था आखिरी? 2-0 जी। एक आपने गोल स्कोर किया, एक मैंने किया जी। और अगले को करने ही नहीं दिया आपने? जी हाँ, अगले को करने ही नहीं दिया। हम लोग के डिफेंडर भी अच्छे थे, खड़े हुए थे। एक और बैठक लगेगी हमारी मेरे ख्याल में डिफेंडर्स को भी बुलाने के लिए। बाबा बख्शी, वेलकमिंग यू सेकंड टाइम। कैसा है आपके लिए ये टूर्नामेंट, कैसा था इसको आज यहाँ पर लाना? बिकॉज आप इन सब में मुझे छोटे बज़ाहिर दिख रहे हो, तो मुझे आपके तासुरात सुनने हैं कि ये ट्रॉफ़ी लेकर जब कहीं जाते हो और वहाँ ये ट्रॉफ़ी रखते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब ये ट्रॉफ़ी साथ लेते हुए जाते हैं कहीं पे। इस ट्रॉफ़ी के वजह से हमें बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती, तो प्राउड फील होता है। और जो असिस्ट की बात कर रहे थे, फुटबॉल में बड़ा ज़रूरी है असिस्ट करना। आपका फेवरेट प्लेयर तो हमें पता चल चुका है, ऑल्दो कि आपने मो सलाह जैसे बाल बनाए, लेकिन मो सलाह आपका फेवरेट प्लेयर नहीं है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा क्रिस्टियानो CR7 और उन्हीं को देख के। और आपका समीर कौन सा फेवरेट प्लेयर है? मेसी। उस दिन हम बात कर रहे थे ब्राजील एंड अर्जेंटीना मोस्टली कांटे का मुकाबला। अच्छा, अब सर मुझे राशिद भाई ये बताइए कि आप लोगों ने मेहनत की, तैयारी की, ट्रॉफ़ी आपको मिली, प्राइड की बहुत ज़्यादा बात है, लेकिन आगे अगले मुकाबलों पे भी नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, तो जब हम क्लब फुटबॉल की बात करते हैं, हमारे यहाँ लिहारी में बहुत टैलेंट है, हम उसको कैसे मज़ीद और निखार सकते हैं? हमें मज़ीद क्या ऐसी चीज़ें चाहिए कि आज हम नॉर्वे में जाके क्लब्स को हरा रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी टीम्स को भी टफ टाइम दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्वे का थोड़ा शेड्यूल बता दूं। नॉर्वे में जो टूर्नामेंट चलता है उसमें ज़्यादातर टीमें नॉर्वे की ही पार्टिसिपेट करती हैं। जो यूथ पे नॉर्वे की गवर्नमेंट का आज़म होता है कि हम साल में अपनी यूथ को डेवलपमेंट करें, उनको आगे लेके आएँ। तो तकरीबन 50 कंट्रियों से टीमें आती हैं जो हर कैटेगरी में खेलती हैं। नॉर्वे के सिटी से 8 घंटे की ड्राइव होती है, 10 घंटे की ड्राइव होती है, तो वहाँ से भी टीमें आती है, अच्छी अच्छी टीमें होती हैं। तो नॉर्वे की फ़ुटबॉल में हमारी फ़ुटबॉल में बहुत फ़र्क है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डाइट, उनकी ट्रेनिंग, बहुत फ़र्क है। तो आपने सवाल किया, इसमें देखिए सबसे पहले ये चीज़ होती है ना कि ऐसे बच्चे भी आपको गोल्ड लेके आके देते हैं एक यूथ के टूर्नामेंट में, ठीक है? अगर इन पे हम या गवर्नमेंट इन बच्चों के सर पे हाथ रखे, इनको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, इनका मेंटली सेट ये हो कि आपको फुटबॉल खेलना है और तालीम करनी है, हम आपके साथ हैं। तो तालीम भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए कि अगर वो ये बच्चा फ्यूचर में वहाँ पर किसी क्लब में जाता है, किसी क्लब में इसको पार्टी से बुलाते हैं, कोई क्लब वाले, तो जाहिर बात है थोड़ा सा तो वो बोल सके। तो ये तालीम भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं बार बार यही अल्फाज कहता हूँ कि अभी इन बच्चों का फ्यूचर आगे अच्छा हो। ये अगर कब तक हमें बाहर से नॉर्वे के लोग इनको सपोर्ट करेंगे? वो सपोर्ट करते हैं, वो नॉर्वे टीम बुलाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा सा इन बच्चों को सपोर्ट करे, एक अच्छा ग्राउंड इन बच्चों के लिए रखे दे, ताकि ये बच्चे आगे पाकिस्तान के फ्यूचर बने, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिटी लेवल पर भी और फिर सूबे के लेवल पर, फिर मुल्क के लेवल पर और ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे ना, इसको और फरोग मिलेगा। बहुत शुक्रिया। इनको सपोर्ट करेंगे तो ही फिर ये मुल्क को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की पूरे ये नहीं है कि बेसिकली सिर्फ लिहारी के बच्चे, बेटर फ्यूचर पाकिस्तान का एक अज़म होता है, पूरे पाकिस्तान का। मेरी टीम में पूरे पाकिस्तान के बच्चे थे, गिलगित बल्तिस्तान के थे, वजीरिस्तान के थे, बन्नों के थे, ये सारे सब मुल्क के बच्चे। बिल्कुल सही। और ये जब आप कोई चीज़ जीतते हैं तो वो रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करते हैं। ये हमारे सारे लेजेंड्स हैं और ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक और अल्टीमेट लेजेंड मौजूद हैं। हम वैसे बात करते हैं क्रिकेट जो कि 15 मुल्कों का खेल है, 20 मुल्कों का खेल है, लेकिन हम फुटबॉल भूल जाते हैं जो 200 मुल्क खेलते हैं। और उसके हम पल्ला एक और गेम जिसमें पाकिस्तान की हुक्मरानी थी, फिर वो थोड़ा से पीरियड में थोड़ी सी डल पड़ी, लेकिन अब उसका उसका रिवाइवल हो रहा है। लेकिन जिसके सर ये सहरा जाता है
आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं, वी आर वेरी हम्बल्ड कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड, स्क्वॉश लेजेंड 500 से ज़ायद मैचेस लगातार जीतने वाले जहांगीर खान। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शानदार कामयाबी आपकी भी, वैसे मार्का हक में शानदार कामयाबी कौम की भी, हम आज़ादी मना रहे हैं। आपने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल किया, दुनिया भर में स्क्वॉश का नाम आता ही आपका नाम आता है। आज के दिन के मौके पे हम सबसे पहले तो आपके तासुरात जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये हर एक को इस तरह के मौके नहीं मिलते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आइडेंटिटी एक ऐसे मुल्क से है और जो मुझे इस मौके मिले इस मौके पे, तो जहाँ पे मैंने काफ़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड्स कायम भी किए हैं और जो मुख्तलिफ विन्स के ज़रिए मुल्क के लिए लॉरेंस भी लाता रहा हूँ। तो ये मेरी बड़ी खुश नसीबी और मैं हमेशा इस चीज़ को बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ। इतनी कुर्बानियों के बाद आपने यह मुल्क हासिल करा है और फिर अब इस मुल्क को हासिल करने के बाद हमारी कोशिश होती है, आप बीइंग अ स्क्वॉश प्लेयर आपने कोशिश की कि आप जिस कैपेसिटी में है वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। आपको क्या लगता है आज का दिन मार्का हक के बाद जब हम बात करते हैं, किस तरह से हमें इस दिन को मनाना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरह की कुर्बानी और जिस तरीके से इस मुल्क को बनाया, जिस तरीके से इसको हासिल किया है, ये पूरी कौम को इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक को ये नसीब नहीं होता कि कोई ऐसे मुल्क में बैठा हो और जहाँ पे उसकी अपनी आइडेंटिटी हो। तो आपके पास एक माशाल्लाह ऐसी धरती है और इसको पूरा जितना भी हम कहें ना कि शुक्रगुजार हो वो बहुत कम है। और हमें उनके जो भी पैगामात हैं या जिस तरीके से उनका ड्रीम था, जिस तरीके से उसको लेके चलना था, हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको उसी तरह से आगे लेके चलें, क्योंकि हम सब हैं उसी वजह से जिस पाकिस्तान है। अच्छा सर, एक वक्त जो आपका वक्त था और वो वक्त तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बाय द वे अभी भी लोग उसको याद करते हैं। अच्छा नाउ अब हम जब देखते हैं अब जो नया टैलेंट आ रहा है वो उसने जो है रिवाइव किया है स्क्वॉश को, तो कैसे देख रहे हैं आप इस नए टैलेंट को? देखिए, सब कुछ मुमकिन होती है उस वक्त जब आप उसकी ड्रीम और विजन लेके चलते हैं और आप मेहनत करते हैं। मेहनत के बगैर इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जो आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। जितने भी आपने पास में चैंपियन देखे होंगे उनके पीछे बड़ी अनथक मेहनत है, उनका अपना एक ड्रीम था, एक विजन था, जिसको उस डिसिप्लिन के अंदाज से उन्होंने उसको हासिल किया। और आजकल की भी मैं ये कहता हूँ कि बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मगर वो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पास वाले चैंपियन ने हासिल की हुई थी, तो अगर आज उसका वो आधा भी करें तो मैं समझता हूँ कि ये वो मकाम हासिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जहांगीर साहब, आपने वक्त निकाला इस ज़रूरी और अहम दिन पर, आपने अपने तासुरात का हमारे साथ इजहार किया। हमारे साथ यहाँ पर हमारे फुटबॉल गेस्ट जो मौजूद हैं इनका भी बड़ा शुक्रिया। पूरे दिन इस तरह की तकारीब तो होती रहेंगी फैसल, और ये हमारे जोश और वरवरे को जो है बढ़ाती रहेंगी, हमारे खून को गरमाती रहेंगी। आज सुबह से ही तकरीबात का सिलसिला जारी रहा, आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपका पूरा दिन जश्न आज़ादी इसी के साथ आखिर में हम जाएंगे नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।